हेलो बच्चों। तो मैं अवनीश तांडव आपका अपने चैनल एनके विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आर्ट्स के अंतर्गत आज से ऑब्जेक्टिव का सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं और उसमें एक सब्जेक्ट जो होता है ना, हिस्ट्री, वो लगभग सभी स्टूडेंट का कॉमन सब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको पता है कि 3 बुक पढ़ना होता है, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है तो वो आधुनिक भारत से आता है। तो इसलिए सबसे पहले हम आधुनिक भारत को ही लेकर के चल रहे हैं। तो हर वीडियो के द्वारा, मतलब छोटा छोटा वीडियो के द्वारा 40-50 इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसका हम सीरीज स्टार्ट आज से कर रहे हैं। ठीक है। आशा करते हैं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं। चलिए, देखिए यहां पे दिख रहा होगा फर्स्ट प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। ठीक है। तो आपको पता होगा सबसे पहले कि भारत में अगर प्रथम कोई यूरोपीय शक्ति आया था ना, तो वो पुर्तगाली ही था। और आपको पता होगा कि प्रथम अगर पुर्तगाली जो व्यक्ति आया था जिसने भारत का, सबसे पहले कह दिया जाता है ना कि भारत का खोज किया, एक्चुअली में भारत का खोज नहीं किया, समुद्री रास्ता से भारत का खोज किया। ठीक है। तो उसका नाम था वास्को डिगामा। था वास्को डिगामा कब आया था? अगर आपसे पूछेंगे वास्को डिगामा कब आया था, तो आप बताइएगा कि 1498 में। वास्को डिगामा कब आया था? तो आप बताइएगा 1498 में। ठीक है। तो प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था। तो अगर पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो इसका आंसर आपका होगा 1510 में। ठीक है। और जब अधिकार किया तो इस समय गवर्नर जनरल हम पूछेंगे कौन था, तो आपको नाम याद रखना है, अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। तो यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि सहायक संधि की नीति का क्रियान्वयन की। तो सहायक संधि के नीति का क्रियान्वयन किसने किया था, किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका है वेटिंग, दूसरा है कार्नवालिस, वेलेजली और डलहौजी। तो इसका सही आंसर होगा वेलेजली। ठीक है। तो सहायक संधि का क्रियान्वयन वेलेजली ने कब किया था अगर पूछेंगे तो याद रखिएगा 1798 में। और इसके अंतर्गत अगर पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो क्षेत्र था तो उसका नाम था हैदराबाद। ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि सहायक संधि के नीति का क्रियान्वयन किसने किया था, तो आपको याद रखना है वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है। तो देखिए, 1857 के विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो था दिल्ली। ठीक है। तो आपको थोड़ा हम रिकॉल करा देते हैं जो इंपॉर्टेंट एरिया है। तो दिल्ली से जो नेतृत्व किए थे वो किए थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के आरा से कोई नेतृत्व किया था तो वो किए थे आपके वीर कुंवर सिंह। ठीक है। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है। झांसी से तो रानी लक्ष्मी बाई। ठीक। उसके बाद पूछेंगे फैजाबाद से बताइए, तो फैजाबाद से नेतृत्व किए थे मौलवी अहमद उल्ला। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस पे अंग्रेज द्वारा 50,000 रुपया का इनाम रखा गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौलवी अहमद उल्ला। ठीक है। फिर यहां पे हम पूछ रहे हैं कि अवध से, तो अवध से की थी बेगम हजरत महल। ठीक है। लक्ष्मीबाई का पूछेंगे तो आपको कहना है झांसी से। कहां से की थी? झांसी से। तात्या टोपे और नाना साहब का पूछेंगे तो बोल देना है कानपुर से। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक। और मंगल पांडे जो थे, तो मंगल पांडे प्रथम व्यक्ति थे जिनको क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। इसके बाद ही विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई से। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। ठीक है। तो अभी हम आपको बोल ही दिए हैं कि मंगल पांडे को फांसी होता है 8 अप्रैल 1857 को। और उसके बाद में मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा
विद्रोह का आगाज किया जाता है कब? 10 मई को। विद्रोह कब शुरू हुआ? 10 मई को। और यहाँ का सैनिक चल जाता है 11 मई को दिल्ली पहुंच जाता है। ठीक है, बहादुर शाह जफर उसमें बहुत बूढ़ा हो गया रहता है, पूरा चारों तरफ से उसके महल को घेर लेता है और उस पर दबाव बनाया जाता है कि आप नेतृत्व करिए, तब वो नेतृत्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछेंगे कि स्थापना कब हुआ था, तो आपको बोलना है कि 1885 में। ठीक है, दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। और स्थान अगर पूछे तो आपको बोलना है बंबई। अभी मुंबई बोलते हैं, पहले बंबई बोलते थे। और इसके संस्थापक जो थे ये थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे उमेश जो लिखा गया ना, यहाँ पे होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, तो इस समय में इसका जो निर्माण है ना, अगर हम पूछे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। ठीक है, इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो वो है आपका मुंबई में। ठीक, इसका जो निर्माण है तो उस समय में 1911 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार मुंबई में सबसे पहले उतरे, मुंबई बंदरगाह पे, और फिर वहां से तब वो दिल्ली आए थे। तो वो जो मुंबई में आए थे ना, तो उनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1911 में। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? 1911 में किया गया था। उसके बाद में देखिएगा अब देखिए अगला प्रश्न पे आइए। देखिए 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? 1942 में, तो 1942 में हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। फिर हम पूछे खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो आपको बोलना है 1919 से 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे कि कब हुआ था, तो आपको बोलना है 1930 में। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये है 1919। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो ये दोनों नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस, जिनका उपनाम नेताजी भी है। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति, भारत का जब संविधान निर्माण हो रहा था ना, तो बहुत सारा समिति गठित हुआ था। तो उसी में एक महत्वपूर्ण समिति था जिसका नाम था प्रारूप समिति। ठीक है, पूछेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बोलना है B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता क्या है? संप्रभुता। तो संप्रभुता किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की न्यायपालिका की संविधान। तो संप्रभुता जो है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष में निहित नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता भारत के लोग अगर रहता तो उसको हम टिक आउट करते। ठीक है, लेकिन ये सब चीज प्राप्त कहां से हुआ है? तो संविधान से। ठीक है, तो संप्रभुता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है ना। अगला देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो इसका स्थापना लंदन में 1600 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि 1600 ईस्वी में कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है ना। और इसी के अंतर्गत 1605 ईस्वी में सबसे पहले ब्रिटिश भारत में आए हुए थे। ठीक है, अब देखिए मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पूछेंगे मुस्लिम लीग का स्थापना, तो आपको कहना है 1906। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है,
उसके बाद में देखिए यहाँ पे 1907 में पूछेंगे तो आपको कहना है कि कांग्रेस कै भाग में बट गया था, दो भाग में बटा था, दो भाग में बटा था। एक वो था नरम दल, नरम दल, और एक था आपका गरम दल। ठीक है। फिर पूछेंगे 1919, तो आप बता सकते हैं रॉलेट एक्ट या जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब कब घटित हुआ था? 1919। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखेंगे। उसके बाद में आइए आप कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जालियांवाला बाग ये जो है ना 21 स्थान पे है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये कहाँ है? पंजाब में। ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी दुर्गा पूजा का मेला, अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, दुर्गा पूजा का मेला चल रहा है यहाँ बिहार में, तो इसी तरह से पंजाब में भी एक उत्सव है वैसाखी। ठीक है, वैसाख का मेला लगता है वहां पे। तो वैसाखी उत्सव के उपलक्ष्य में मतलब कि वहां के लोग जालियांवाला जो बाग है ना, अमृतसर के अंतर्गत पड़ता है, तो वहां पे क्या किए कि बहुत सारा लोग जमा हुए थे और वहीं पे मतलब कि ये लोग अपना बात नेता लोग जो थे रख रहे थे। तो उसी समय में अंग्रेज का ही एक अधिकारी था, उसका नाम था जनरल ओ डायर। ठीक है, तो वो दो दरवाजा था उसका, दोनों दरवाजा पे अपने सैनिक को रख करके और अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया। और ये घटना है 13 अप्रैल 1919 का। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ठीक है। उसके बाद में आप आगे देखिएगा, देखिए दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी। ठीक है, तो दांडी किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका गुजरात में। ठीक है, और दांडी यात्रा जो किए थे ना, ये कब से कब तक किए थे आपका गांधी जी? तो आपको कहना है कि 12 मार्च से कब तक? 6 अप्रैल, 6 अप्रैल तक। ठीक है, पूछेंगे कितना दिन टोटल, तो आपको कहना है 24 दिन। पूछेंगे कितना दूरी तय किए? 240 मील। ठीक है ना, तो ये सब चीज ध्यान आपको रखना है। ठीक है, आगे आइए। पूना समझौता, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो क्या हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ था। ठीक है, पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में। याद रखिएगा लाइन से, 30, 31, 32, पहला, दूसरा, तीसरा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, तो इसमें आपका गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। ठीक है, उसके बाद दलितों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब वहां से दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कोई कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, वहां से गांधी जी लौटे, वहां पे दलितों को मतलब कि अलग से वोटिंग का प्रावधान दिया गया। तो इस चीज को लेकर के गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच मतभेद हो गया। तो एक नेता थे जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू द्वारा समझौता करवाया गया और यही समझौता पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच करवाया गया था। तो ये 1931 में ही लोग आए और करवाया कब गया? 1932 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? ठीक है, पूछेंगे अबुल कलाम आजाद कौन थे? तो इनके बारे में ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अलग है और अबुल कलाम आजाद अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अबुल कलाम आजाद किस पुस्तक का प्रकाशन किए थे? तो ध्यान रखना है अल हिलाल। क्या? ये अल हिलाल का किए थे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आपसे पूछ दे कि यंग इंडिया का कौन किया था? यंग इंडिया का, तो यंग इंडिया का महात्मा गांधी किए थे। न्यू इंडिया का एनी बेसेंट और कामरेड का प्रांजपे किए थे। तो आप इतना याद रखिए, यंग इंडिया का किए थे एमके गांधी, एमके गांधी यानी महात्मा गांधी। ठीक है, अल हिलाल का अबुल कलाम आजाद, न्यू इंडिया का एनी बेसेंट। न्यू इंडिया का पूछे तो आपको कहना है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पे
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो आपको बताए हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और हिंदू और मुस्लिम लोग को मिला करके, और तब असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1885 में। ठीक है, 1885। अध्यक्ष तो एओ ह्यूम बताए हैं। उसके बाद में मतलब संस्थापक एओ ह्यूम थे, प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और स्थापना हुआ था बंबई में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो बंगाल के विभाजन का घोषणा जो हुआ था 1905 में हुआ था। ठीक है, अगर डेट आप चाहे याद रखना है तो दो गो डेट याद रखिएगा, एक 20 जुलाई और एक याद रखिएगा 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर। ठीक है, तो 20 जुलाई को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर को ही बंगाल विभाजन किया जाना था। ठीक है, तो ये बंगाल विभाजन का घोषणा 1905। फिर पूछेंगे कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो आपको याद रखना है किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? गणतंत्र बना तो भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। और गणतंत्र कब बना? तो संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो गणतंत्र कब बना था? 1950 में। ध्यान रखिएगा। फिर आइए, सहायक संधि की नीति का क्रियान्वयन। तो ये प्रश्न रिपीट है। सहायक संधि की नीति का क्रियान्वयन किया था वेलेजली, और कब? 1798 में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत का संबंध था। व्यक्तिगत का सिद्धांत, व्यक्तिगत का सिद्धांत बोले, चाहे इसको हड़प नीति भी बोल सकते हैं। हड़प नीति। ठीक है, तो व्यक्तिगत का सिद्धांत कहिए चाहे हड़प नीति कहिए। ठीक है, तो हड़पने वाला काम कौन कर रहा था? हर एरिया को किसी का, अगर देखिए 1857 के क्रांति होने के पीछे ये चीज भी जिम्मेदार था, डलहौजी का हड़प नीति, या व्यक्तिगत का सिद्धांत कहिए। इसमें यह था ना कि अगर जिस भी शासक का, जो भी शासक है उसका अपना संतान नहीं है, तो अंग्रेज का कहना था कि वो आपके मृत्यु के बाद आपका पूरा संपत्ति आपके गोद लिए हुए पुत्र का नहीं होगा, वो होगा ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, अब रानी लक्ष्मीबाई का अपना पुत्र था नहीं, वो गोद ली थी। ठीक है, उसके बाद में ये आप देखिएगा कि अवध, तो अवध के उस समय शासक थे वाजिद अली शाह। ठीक है, तो अवध को मिलाने के लिए कोई अकील खटा नहीं अंग्रेज का, तो वो क्या किया कि कहा कि यहाँ के जो शासक है ना बढ़िया से शासन नहीं चला रहे हैं, तो कुप्रशासन के आधार पे, कुशासन के आधार पे हम अवध को अपने मिलाते हैं। तो कौन न कौन बुद्धि अप्लाई करता था कि केहू लखा हम इस सबको अपना में मिला ले। तो वही चीज था व्यक्तिगत का नीति चाहे हड़प नीति। तो ये कौन किससे संबंधित है? डलहौजी से। किससे संबंधित है? डलहौजी से। उसके बाद आगे देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, तो देखिए मुख्यतः जो था ना वो 3 गो बंदोबस्त अंग्रेज के द्वारा लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत अंग्रेज क्या करता था कि बात करता था सीधे जमींदार से। ठीक है, और जमींदार अपने गांव में मतलब जिस आदमी को जितना खेत दिया गया है उस हिसाब से टैक्स लगाता था और टैक्स वसूला। अब अंग्रेज का फिक्स हो गया जमींदार से कि आपको इतना देना है। अब आप कितना हो टैक्स वसूलिए, उससे अंग्रेज को मतलब नहीं है। उसको इतना चाहिए तो चाहिए, चाहे बाढ़ है चाहे सूखा है, ओकरा कोनो मतलब नहीं है। तो जवन माया कमाने लगा, मतलब कि किसान के दुख दर्द को समझने लगा जमींदार, तो उस सबका जमींदारी चल गया। ठीक है, और जो नहीं समझा एकदम जबरदस्ती पीट उठ के केहू लेखा ले लेता था, तो वो सब जमींदार एकदम बना रहा। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त में पूछेंगे कि अंग्रेज का किससे कनेक्शन था, तो कहना है जमींदार से।
रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कहेंगे अंग्रेज का किससे कनेक्शन था, तो कहना है डायरेक्ट किसान से। अब महलवाड़ी बंदोबस्त में अंग्रेज का किससे कनेक्शन था, तो कहना है कि गांव के मुखिया से। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त जो जुड़ा हुआ था ना, तो ये आपका अस्थाई बंदोबस्त हम पूछेंगे कि किससे जुड़ा हुआ था, तो आपको इसमें से कहना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से। किससे जुड़ा हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। अस्थाई बंदोबस्त आपका 1793 ईस्वी में आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद में बताइए वेलेजली, वेलेजली का नाम पीछे आप पढ़े हैं, वेलेजली का नाम किस लिए, सहायक संधि के लिए। ठीक है ना, तो ये सब रिपीट करते चलना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने, तो इसका आंसर होगा सिंधु एवं कान्हू। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच हुआ था। ठीक है, तो सिद्धू कान्हू, चार भाई था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, मेन ये दुगड़ा था सिद्धू और कान्हू। ठीक है, तो चारों भाई संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो हम पूछेंगे कि बताइए देश कब स्वतंत्र हुआ, तो कहिएगा 15 अगस्त 1947 को। तो देश जब आजाद हुआ उसी समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो यानी कि 1947 में बने थे। ठीक है, उसके बाद में हम पूछेंगे कि भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ था, भारत में रेलवे का शुरुआत, तो देखिए रेलवे जो है ना, तो रेलवे का शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था 1825 में। कब हुआ था, इंग्लैंड में 1825 में। लेकिन अगर भारत में पूछे, ये तो हो गया आपका इंग्लैंड में, लेकिन हम पूछे अगर भारत में, तो आपको याद रखना है कि 16 अप्रैल कब, 1853। ठीक है, और ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई से थाने। ठीक है, मुंबई से थाने स्टेशन के बीच चली थी। ठीक है, तो भारत में रेलवे का शुरुआत तो यहाँ 1953, 1973, 1985 नहीं, कोई नहीं, इसका आंसर होगा 1853 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में देखिए सिंधु और कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, सिंधु और कान्हू, ऊपर देख रहे हैं ना, संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, सिंधु और कान्हू। तो सिंधु कान्हू किस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो संथाल विद्रोह का। ठीक है, उसके बाद में देखिए भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहां लागू किया गया था, तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले आपका बंगाल में लागू किया गया था। कहां लागू किया गया था, बंगाल बिहार वाला एरिया में सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन दो प्रकार का आता है, एक आएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, और एक आएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो अगर कहे कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको टिक करना है लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि यह स्वतंत्र भारत का पहला और भारत का अंतिम, एक बाद कोनो गवर्नर जनरल नहीं बना था। ठीक है, तो पूछेगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चाहे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो आपको कहना है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर यहाँ क्या करे कि स्वतंत्र भारत के पहले हिमा खाली लिख दे भारतीय, बीचवा में लिख दे भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप सी राजगोपालाचारी टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे, भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा था। ठीक है, तो देखिए संविधान बनाने का काम आपका 1946 में शुरू हो गया था। भले देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन संविधान बनाने का काम कब शुरू हो गया था, 1946 में शुरू हो गया था। और बन के कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम आपसे पूछे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 26 जनवरी नहीं कहना है, 26 नवंबर कहना है। ठीक है, तो संविधान के निर्माण में 1946 से 1949 यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट तो कहीं नहीं दिया गया, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, तो उसके आसपास में देखिए कि कौन ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए 2 वर्ष 11 महीना 12 दिन, ये 3 वर्ष है तो ये होगा नहीं होगा, यहाँ पे 3 वर्ष है तो होगा नहीं होगा, 2 वर्ष 11 महीना 11 दिन और 2 वर्ष 11 महीना 12 दिन, तो 18 के ज्यादा करीब ही है तो ई टिक करेंगे।
ठीक है ना। ऐसे इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। उसके बाद में आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन रिपीटेड है, 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो आपको बताए हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा कब शुरू हुआ, एकदम दिमाग में रिकॉल करना है, 1930। ये भारत छोड़ो होगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में। ठीक है, पूछेंगे खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1919 से 1920। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, अगर 1920 में कौन आंदोलन शुरू हुआ, तो इसका होगा आपका असहयोग आंदोलन। अब देखिए यहाँ पे काला कानून, काला कानून किसे कहा गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को 3 नाम से जाना जाता था, काला कानून, उसके बाद रॉलेट एक्ट, और एक बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट अगर पूछे कि कब आया था, तो आपको याद रखना है कि रॉलेट एक्ट जो आया था ना, तो ये अंग्रेज के द्वारा लाया गया था 1919 में। महीना पूछे था मार्च का महीना, मार्च 1919। अब देखिए 1942 में कौन आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद में देखिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इसमें टोटल सदस्य कितने थे, तो आपको याद रखना है कि 7 सदस्य थे। ठीक है, अब देखिए दामिन इको क्या था, दामिन इको क्या था, तो देखिए दामिन इको जो संथाल विद्रोह आप देखे हैं कि 1855 से 56 ईस्वी के आसपास संथाल विद्रोह हुआ था, जिसके मुख्य नेता थे सिद्धू एवं कान्हू। ठीक है, और ये जो हुआ था ना, ये झारखंड के छोटा नागपुर प्रांत में हुआ था। उसके बाद में राजमहल जो मुंगेर वगैरह पड़ता है ना, मुंगेर भागलपुर बिहार का, तो इस सब क्षेत्र में फैला हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, तो देखिए संथाल विद्रोह के अंतर्गत जो जमीन होता था ना, उसको कहा जाता था दामिन इको। तो जमीन मतलब कि भूभाग। ठीक है, तो दामिन इको क्या था, ये था भूभाग। उसके बाद में पूछेंगे कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो बिहार में प्रमुख नेता पूछेंगे तो कहना है आपको कुंवर सिंह। क्या थे, कौन थे यहाँ पे, कुंवर सिंह थे। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो आपको याद रखना है आरा, अगर आरा ऑप्शन में नहीं दिया है तो जगदीशपुर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई कहां से नेतृत्व की थी, तो आपको कह देना है झांसी से। कहां से की थी, झांसी से। तो आज का जो है आपका इतना ही प्रश्न था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो को कम से कम आप 3 बार देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से ही आपके एग्जाम में 3-4 प्रश्न आने वाला है सिर्फ इस वीडियो से। समझ रहे हैं ना बात, तो इसको हल्का में नहीं लेना है, वीडियो को देखना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चा के पास शेयर करिए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जा सके, क्योंकि आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, नमस्कार बच्चों, ये सर अनीश तांडव जो आपके हिस्ट्री के टीचर है, आप सभी मुझे जानते हैं, हम निदेश सर हैं। ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल NK विद्यापीठ सर बहुत अच्छे से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए क्लास 12th का हिस्ट्री से शुरुआत हुई है, आज सर का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो आप एक एक करके जुड़ते जाइए और डेली क्लास को जुड़ करके देखिए और अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाइए, अपना भविष्य जो है उज्जवल बनाइए, मेरी यही कामना है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोग सर के लिए एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा, कैसा नहीं लगा, क्या कुछ परिवर्तन करने चाहिए, वो सभी चीज़ आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आपका अगर फीडबैक अगर अच्छा रहेगा इन लोगों का क्या, तो क्लास को लाइव भी किया जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो वहाँ डायरेक्ट आपसे लाइव सेशन में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल अभी आपको वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं, तुरंत आपको लाइव भी मिलना शुरू हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इसका अगला वीडियो मिल जाए, इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसा लग रहा है। फीडबैक अच्छा रहेगा तो दशहरा के बाद क्लास को लाइव भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।